किसी भी फर्म को रिक्वायर्ड होती है सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के सोर्स की आवश्यकता होती है। वो फाइनेंस कहाँ कहाँ से उपलब्ध कर सकती है, अवेलेबल कहाँ से हो सकते हैं उसको। या तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल लगानी पड़ेगी, इनको अर्निंग बोलते हैं, अर्निंग कैपिटल, जिसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर को कैपिटल प्लस करते P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। दूसरी होती है डिबेंचर्स, या तो ऋण पत्र खरीद लेती है फर्म डिबेंचर्स होल्डर से। तीसरी रिटेन अर्निंग होती है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये देखना कि जितनी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है उसके बदले में एक निश्चित रेट ऑफ रिटर्न होती है, जिसके बदले वो मिलनी हमें जरूरी होती है। एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो एक फर्म को एज ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जितनी कैपिटल लगाई है उसकी लागत तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में एज ए डिविडेंड फर्म को देना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर के केस में एज इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता है। तो जो ये संसाधन लगा रखे हैं विनियोग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसकी जो एक कॉस्ट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से रिक्वायर्ड होती है, कट ऑफ रेट, ताकि जो कैपिटल के एक्सपेंडिचर वो बियर हो सके, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है ऑफ अर्निंग, कि जो हम अर्निंग करना चाह रहे हैं, देखो संसाधन लगा दिए हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई है, डिबेंचर लगाए हैं, इनसे कुछ ना कुछ अर्निंग पा रहे हैं ना। तो इन अर्निंग को पाने के लिए एक हमें मिनिमम रिक्वायर्ड रेट रखनी पड़ती है कि भी इतनी तो हमने लेनी ही लेनी है कॉस्ट। तो वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज ए कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो क्या है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, यानी कि जो भी फंड रेज कर रही है फर्म, सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो, उनकी लागतों का भुगतान हो सके, एक ऐसी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो पेमेंट हो सके, या कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल की जगह रिसोर्स भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या फायदे हैं। सबसे पहले है हेल्पफुल इन कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बजट बनाने में हेल्पफुल है। कैपिटल बजट बनाने जा रहे हैं हम, ये देखेंगे कि कौन से संसाधन में लगाए हम। कैपिटल बस्टिंग में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ना, एनपीवी मेथड था, आईआरआर मेथड था, पीआई मेथड था। तो मेनली जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये कैपिटल बस्टिंग के मेथड यही किए थे हमने। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सा संसाधन से हमारा कैपिटल बस्टिंग करना चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर,
पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी जो कैपिटल लगाने जा रहे हैं हम, कौन से रिसोर्सेज का कितना रेशो होना चाहिए, तो जो रिसोर्सेज का रेशो वो डिसाइड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से, तो उसको बनाने में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होनी जरूरी है। कंपैरिजन करने में कौन सा सस्ता साधन है, रिस्क किस में ज्यादा है या प्रॉफिट किस में ज्यादा है, ये देखने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम टू मेजर फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, जो प्रबंधक होते हैं उनकी वित्त में कितने एफिशिएंट है, वो कितने अच्छे तरीके से उनको मैनेज कर रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है इन अदर एरियाज। हाँ जी जी, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं तो क्या है इनका, कोई नहीं आप नोट कर लीजिए जो मैं नोट करवा रही हूँ, 4-5 है मेरे में, एक्स्ट्रा उसी में एक ऐड कर लीजिए। अदर एरियाज में जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी निर्धारित करते हैं हम, उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट थे जिसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपॉर्टेंस पता होनी जरूरी है। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो सोर्स होते हैं, हमारे वेरियस सोर्स, वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के क्या क्या साधन होते हैं ये हमें पता ही है, अभी मैंने पीछे बताया, डेब्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर हो सकते हैं। तो अब एक एक करके हम इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ऋण की पूंजी की लागत निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखिए वैसे तो हमारा ऋण लेते हैं हम, जो उसके बदले में हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट रेट होती है। तो जो इंटरेस्ट रेट है ये ही क्या है, इसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में क्या करना होता है हमें, इसको निकालने के लिए एक नेट प्रोसीड की जरूरत होती है हमें। नेट प्रोसीड में हमें जितनी भी लागतें हैं, जितने भी खर्चे हैं, जो फेस वैल्यू है डेब्ट की, फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट में जितने जो एक्सपेंस हैं उनको तो घटा देंगे। जैसे कि क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, कमीशन दिया है किसी को, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह, और क्या हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकती है, और कोई एक्सपेंसेस जो हमें डेप्ट लेने में किया हो वो घटा देंगे, या फिर डिस्काउंट दी है वो घटा देंगे। ऐड कर क्या करेंगे इसमें, प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करे हैं वो ऐड कर देंगे, तो ये नेट प्रोसीड आ जाएगी, ये निकालनी जरूरी है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए दो तरह के डेप्ट होते हैं। फर्स्ट डेप्ट है परपेचुअल डेप्ट, दूसरे डेट है हमारे रिडीमेबल डेट।
तो जो परपेचुअल डेप्ट है कौन से होते हैं? नोट रीपेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फर्म। फर्म के पूरे जीवन काल में इनकी रीपेमेंट नहीं की जाती, रिडीमेबल नहीं होते ये। और रिडीमेबल क्या होते हैं? आफ्टर ए सर्टेन ईयर रिडीम किए जाते हैं। इनका भुगतान करना होता है एक निश्चित काल के बाद। इनका भुगतान नहीं करना होता है। जब तक फर्म चलेगी तब तक परपेचुअल डेप्ट भी चलेंगे। देखो आपने एबिट वर्ड नाम सुना होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब भी हमें ईपीएस चाहिए होता है, अर्निंग पर शेयर, तो उसके लिए प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या लेस करना होता है? इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर टैक्स लेस करेंगे वापस उसमें से टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड वगैरह देते हैं वो कटेंगे, वो अर्निंग पर शेयर आ जाता है हमारा। अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर, उनको अगर हम डिवाइड कर दें, अर्निंग को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाता है हमारा अर्निंग पर शेयर। तो एक प्रोसेस होती है, इस चैप्टर में भी काम आनी है ये प्रोसेस, और इससे अगले वाले चैप्टर में भी काम आनी है। ठीक है, तो अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है। वो फार्मूलाज क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट को डिनोट करते हैं हम केडी से। केडी केडी का फार्मूला है सिंपल। जब हमारे परपेचुअल डेप्ट है तो है ये फार्मूला, रिडीमेबल डेप्ट नहीं है तो। केडी निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए फार्मूला है आई डिवाइड बाई एनपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर केडी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई है यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस। साल का इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम। एनपी का मतलब है यहाँ पर नेट प्रोसीड, अभी पीछे समझाई थी मैंने, नेट प्रोसीड, और मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 100। अगर ये बिफोर टैक्स है तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो टैक्स घटाने के बाद, तो क्या फार्मूला चेंज होएगा केडी का? आई बटा एनपी मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 में से टैक्स घटा दो, 1 माइनस टैक्स रेट। टी का मतलब है यहाँ पर टैक्स रेट। लेट्स हैव एग्जांपल। एक बंदा है 10 लाख, ए लिमिटेड है मान लो, 10,000 के शेयर इशू करता है 10% की रेट से, और ऑफ रुपीज 100 इच, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है उसकी? 100 एट डिस्काउंट 5%। कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग है, फ्लोटेशन चार्ज है 2%, टैक्स है 50%।
केडी निकालनी है आपको। क्या करेंगे, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया आपसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स निकालिए और बिफोर टैक्स, तो दोनों तरह से निकालनी आनी चाहिए आपको। सबसे पहले हमें जरूरत है आई की, तो पता है एनपी की। एनपी कैसे निकालोगे, एनपी जिसको निकालना आ गया ना तो क्वेश्चन में मार नहीं खाएगा ऐसे क्वेश्चन में। एनपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए 10,000 के शेयर थे और 100 का एक था, तो कितने हो गए, 10 लाख। ठीक है, 60 आएंगी या 70 आएंगी, 60 आएंगी, 10 लाख। अब इसमें दे रखी है डिस्काउंट, ने एनपी में से सबसे पहले स्टेप करना होता है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट घटा दो, प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़ दो। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 10%, जो फेस वैल्यू होती है उसका 10% घटाना होता है। तो डिस्काउंट कितनी होगी, 9,30,000। सॉरी, डिस्काउंट होगी हमारी 10 लाख का 1%, 10%, 1 लाख, 9 लाख आ गए। इसमें से हमने घटाना होता है जो भी चार्ज है, जैसे कि चार्ज था हमारा 5% है, ये सॉरी डिस्काउंट थी भाई 5%, डिस्काउंट थी 5%, तो 5% होगी 50,000। सॉरी, सबसे पहले डिस्काउंट घटाई हमने 50,000, तो ये आ गई हमारी 9,50,000। अब इसमें से लेस करना होगा हमें, 2% फ्लोटिंग चार्ज है, तो ये भी फेस वैल्यू का देखो, 10 लाख का 2%, 20,000, तो ये आ गई 9,30,000 आपकी एनपी। इसको फॉर्मूले में रख दो। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% है, 10% मतलब 10 लाख का 10% क्या होगी, 1 लाख इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का। एनपी आ गई 9,30,000 गुणा में 100, तो ये सोल्व करने के बाद आ गया आपका 10.75%। आफ्टर टैक्स करना हो तो क्या करेंगे, तो ये जो 10.75% आया है, या तो इसको दोबारा से फॉर्मूला फिट करो, और या फिर ये एज इट इज लिख के 1 माइनस टैक्स रेट, 10.75% था जो, उसमें 1 माइनस टैक्स, टैक्स 50%, 1 में से 50% गया तो 50% ही रहेगा, यानी कि 0.50% को हम लिखते 0.5, ये आ जाएगा 5.375%। ठीक है, ये है फार्मूला हमारा। अगर आपका इसमें प्रीमियम होता तो प्रीमियम में क्या कर देंगे हम, डिस्काउंट की जगह पहले प्रीमियम ऐड कर देंगे, फिर जो करते हैं। हाँ जी, देखिए टी का मतलब टैक्स है 50% है, टी कितना है 50% की रेट से है ना, तो एक में से 50% का मतलब क्या है, 50% करके देखो, इसका मतलब 0.5 है रेट टैक्स की। एक 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ही बचा ना, तो 0.5 को ही गुणा करेंगे इससे हम, जो रेट आई हमारी ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर दी। 0.5 का मतलब आधा होता है, 10.75 पहले से था हमारा और उसका आधा और कर दिया हमने, 5.375% आ गया है। परसेंट को आगे वाले परसेंट को एज इट इज रखना है, पीछे जो टैक्स रेट है उसको पॉइंटों में लेना है, टैक्स की जो रेट है वो घटानी है, एक में से घटानी है। ठीक है,
हाँ हाँ, क्वेश्चन में दिया मिलेगा। हाँ 40%। हाँ यस, 40% है तो क्या करेंगे, 1 - 0.4 कर देंगे, यानी कि 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30% दे रखी है तो 1 - 0.3, यानी कि 0.7 से मल्टीप्लाई करनी है। एक में से टैक्स रेट घटाने के बाद जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करनी है, जो टैक्स रेट हमारी बिफोर टैक्स थी उसको, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लेस कर देते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं करना। जो बाकी के चार्ज हैं वो इसमें हमने लेस कर देने हैं। अब रिडीमेबल डेप्ट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? रिडीमेबल, जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक कुछ साल के बाद रिडीम हो जानी है वो चीज, तो उसके लिए फार्मूला हमारा रहेगा केडी का, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का, आई प्लस आर वी माइनस एनपी